हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संजना विद्यापीठ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। देखिए बेटा, कल अपन ने टॉपिक खत्म किया था यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणविक स्पेक्ट्रम की अपन ने व्याख्या की। व्याख्या के बाद में आपने यहाँ पर द्रव्य की द्वैत प्रकृति के अंतर्गत आपने डी ब्रोगली समीकरण पढ़ी। उसके बाद में आपने पढ़ा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यूस करते हैं। कंटिन्यूस करने के लिए हम यहाँ पर टॉपिक लेते हैं बेटा। यहाँ पर टॉपिक है आपके पास यहाँ पर परमाणु संरचना का परमाणु संरचना का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। परमाणु संरचना का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। देखिए बेटा, परमाणु संरचना का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल क्या कहता है। यहाँ पर 1926 में इरविन श्रोडिंगर द्वारा क्या कहा गया यहाँ पर कि इरविन श्रोडिंगर ने यहाँ पर गतिमान इलेक्ट्रॉन की कणीय और तरंग प्रकृति दोनों को एक साथ लेते थे। इसकी बेटा यहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन की, अणु की, परमाणु के यहाँ पर गतिमान स्थिति में एक साथ इन्होंने यहाँ पर कणीय प्रकृति भी ली और तरंग प्रकृति ली। कणीय और तरंग प्रकृति को एक साथ लेकर के यहाँ पर परमाणु की संरचना का क्या दिया बेटा, यहाँ पर प्रतिरूप दिया। इस प्रतिरूप को हम बोलते हैं यहाँ पर क्वांटम यांत्रिकी प्रतिरूप या मॉडल। जहां देखिए किसी गतिमान कण की त्रिविम में 3D में यहाँ पर x, y और z एक्स के सापेक्ष यहाँ पर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति के निर्धारण के लिए, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति के निर्धारण के लिए यहाँ पर इरविन श्रोडिंगर ने एक समीकरण दी। उस समीकरण को कहा जाता है श्रोडिंगर समीकरण। क्या कहा मैंने, वापस से सुनिए बेटा यहाँ पर कि इरविन श्रोडिंगर ने यहाँ पर गतिमान इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एक साथ इन्होंने क्या ली बेटा, कणीय व तरंग प्रकृति। इस कणीय व तरंग प्रकृति के एक साथ लेते हुए यहाँ पर इन्होंने कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया बेटा, यहाँ पर क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। क्या प्रस्तुत किया बेटा, इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अंतर्गत यहाँ पर इरविन श्रोडिंगर ने यहाँ पर त्रिविम में परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति बताने के लिए के अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने त्रिविम में इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति के निर्धारण के लिए एक समीकरण दी। एक क्या दी बेटा, समीकरण। इस समीकरण को कहा जाता है श्रोडिंगर समीकरण। क्या कहा जाता है बेटा, इसे श्रोडिंगर द्वारा दी गई थी, इसीलिए इसको हम इसके नाम के आधार पर क्या कहते हैं बेटा, श्रोडिंगर समीकरण। क्या कहते हैं बेटा, श्रोडिंगर समीकरण। देखिए बेटा, ये समीकरण क्या थी, यहाँ पर समीकरण थी यहाँ पर d² पाई अपॉन d
एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल 0। ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत त्रिविम में यहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को निर्धारित करने के लिए एक समीकरण दी गई थी, किसके द्वारा बेटा यहाँ पर श्रोडिंगर के द्वारा। इस समीकरण को हम क्या नाम देते हैं बेटा? श्रोडिंगर समीकरण। देखिए बेटा, इस श्रोडिंगर समीकरण में आपको कुछ वैल्यूज नजर आ रही है, उन वैल्यू का मीन क्या है? आपके पास है यहाँ पर सबसे पहले m है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। m क्या है बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। h है यहाँ पर प्लैंक नियतांक। h क्या है यहाँ पर बेटा? प्लैंक नियतांक। यहाँ E है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। E क्या है बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। और V है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की कौन सी ऊर्जा बेटा? स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। हमने यहाँ पर कुल ऊर्जा में से किसको घटाया है? इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को, ताकि आपको इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा मिल सके, यानी इलेक्ट्रॉन की गति आपको यहाँ पर प्राप्त हो सके। क्लियर है? अब आपको यहाँ पर ऐसे 3 टर्म दी गई है, इन टर्म का मीन क्या है? यहाँ पर एक टर्म को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर कि डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये स्पष्ट कर रहा है यहाँ पर कि x अक्ष के सापेक्ष साई का 2 बार अवकलन। 2 बार क्या है बेटा? इसका अवकलन। यहाँ पर अक्ष के सापेक्ष यहाँ पर साई का क्या लिया गया है बेटा? 2 बार अवकलन लिया गया है। ऐसे ही इसमें y अक्ष के सापेक्ष साई का 2 बार अवकलन लिया गया है। ऐसे ही यहाँ पर z अक्ष के सापेक्ष साई का 2 बार अवकलन लिया गया है। क्लियर है? लेकिन बात ये आ रही है कि यहाँ पर एक नई टर्म आपको नजर आ रही है। क्या बेटा? साई। नई टर्म क्या नजर आ रही है कि साई क्या है यहाँ पर? देखिए, साई यहाँ पर वैसे इसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती, कोई अर्थ नहीं होता है। भौतिक इसकी सार्थकता नहीं होती है, कोई भौतिक मीन इसका नहीं होता है। लेकिन इसका क्या लिया जाए बेटा? यहाँ पर 2 बार अवकलन लिया जाए तो इसका मीन निकल कर आता है। और 2 बार अवकलन में मीन क्या आता है बेटा? यहाँ पर कि साई स्क्वायर परमाणु में उस स्थिति को बताती है, उस जगह को बताती है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, अर्थात ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर को बताती है, प्रायिकता कारक को बताती है। और इसी को हम यहाँ पर आगे नाम देंगे बेटा परमाणु में कक्षक। इसी साई को हम क्या नाम देंगे बेटा? परमाणु में कक्षक। वापस से देखिए बेटा, यहाँ पर आपने क्या कहा कि साई क्या है? यहाँ पर
तो यहाँ साई लिया है, यहाँ पर भी लिया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये साई क्या है? साई यहाँ पर कोई भौतिक अर्थ के रूप में तो नहीं होता, लेकिन ये तरंग फलन को रिप्रेजेंट करता है। किसको बेटा? यहाँ पर तरंग फलन को, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जहां इसका अगर वर्ग किया जाए तो ये परमाणु में किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको प्रदर्शित करता है बेटा? कक्षक को। और कक्षक क्या होगी परमाणु में? कि वह जगह या वह स्थिति जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो बेटा? अधिकतम हो। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। क्लियर है बेटा? यहाँ पर क्लियर है? ये थी आपके पास यहाँ पर क्या बेटा? क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ी यहाँ पर श्रोडिंगर समीकरण। इसी श्रोडिंगर समीकरण के यहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं बेटा अनुमत हल। क्या प्राप्त किए जाते हैं इस इक्वेशन के? अनुमत हल। बहुत सारे हल प्राप्त किए जाते हैं और इन हलों से हम इन्हें हलों से इसका जब सॉल्यूशन करते हैं अलग अलग प्रकार से, तो उन सॉल्यूशन से हम यहाँ पर 4 संख्याओं को जनरेट करते हैं। यहाँ पर 4 संख्याओं को उत्पन्न किया जाता है और उन संख्याओं को हम बोलते हैं बेटा यहाँ पर क्वांटम संख्याएं। क्या बोलते हैं बेटा उनको? हम यहाँ पर क्वांटम संख्याएं। जस्ट इसके आगे अपने को पढ़ना है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, तो आपने यहाँ पर श्रोडिंगर समीकरण के अनुमत हल के आधार पर कितनी संख्याएं प्राप्त की बेटा? आपने 4 संख्याएं, जिनको हम नाम क्या दे रहे हैं बेटा? क्वांटम संख्याएं। तो आगे आपके पास फैक्टर आ रहा है यहाँ पर कक्षक तथा क्वांटम संख्याएं। क्या रहा है? कक्षक तथा क्वांटम संख्याएं। देखिए बेटा क्या है यहाँ पर कक्षक। कक्षक अभी बताया कि कक्षक क्या है बेटा? साई स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना क्या है बेटा आपके पास यहाँ पर? साई स्क्वायर। क्या है आपके पास यहाँ पर? साई स्क्वायर। देखिए इसी कक्षक के आकार, आकृति, अभिविन्यास को समझने के लिए परमाणु में इस कक्षक के आकार, आकृति और अभिविन्यास को समझने के लिए यहाँ पर 4 संख्याओं की आवश्यकता हुई। उन संख्याओं को हम कहते हैं बेटा यहाँ पर क्वांटम संख्याएं। क्या कहते हैं बेटा यहाँ पर? क्वांटम संख्याएं। ये क्वांटम संख्याएं परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्षेत्र में प्रकृति को समझने के लिए परमाणु के अंदर कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है और वो इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से कैसे प्रभावित होता है, कैसी उसकी प्रकृति होती है, उसको समझने के लिए यहाँ पर
चार संख्याओं की आवश्यकता हुई, उन चार संख्याओं को क्या कहा जाता है बेटा यहाँ पर? क्वांटम संख्याएं। अब देखिए ये चार संख्याएं कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा यहाँ पर क्वांटम संख्या का। पहली क्वांटम संख्या अपने पास आती है बेटा यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या। पहली कौन सी आती है? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी आती है द्विगंशीय क्वांटम संख्या। द्विगंशीय क्वांटम संख्या जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड आती है अपने पास यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ अपने पास आती है यहाँ पर चक्रणीय क्वांटम संख्या, चक्रणीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। ये चार क्वांटम संख्याएं अपने को यहाँ पर परमाणु की संरचना के बारे में, इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बहुत कुछ जानकारी अपने को प्रदान करवाती है। हमें एक एक क्वांटम संख्या के बारे में क्रमबद्ध यहाँ पर पढ़ते जाना है। पहली क्वांटम संख्या कौन सी लेते हैं बेटा यहाँ पर? मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी लेते हैं बेटा यहाँ पर? पहली मुख्य क्वांटम संख्या। पहली अपने पास क्या आ रही है बेटा यहाँ पर? मुख्य क्वांटम संख्या। बिल्कुल डिटेल से आपको स्टडी करनी है किसकी बेटा यहाँ पर? मुख्य क्वांटम संख्या की। देखिए यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या को हम खोजकर्ता के रूप में लेते हैं कि किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो उस खोजकर्ता का नाम है बेटा नील्स बोर। मुख्य क्वांटम संख्या की खोज किसके द्वारा की गई थी बेटा? नील्स बोर के द्वारा। इस क्वांटम संख्या को हम n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस क्वांटम संख्या को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है बेटा? स्मॉल n के द्वारा यहाँ पर इसे प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहाँ पर यह क्वांटम संख्या परमाणु में, यह क्वांटम संख्या परमाणु में कोश या ऊर्जा स्तर को, कोश या ऊर्जा स्तर को बताती है। एक परमाणु में कोश का या ऊर्जा स्तर का निर्धारण कौन करती है बेटा? आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। कि परमाणु में कोश या ऊर्जा स्तर को यहाँ पर कौन बताती है बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या। जहां देखिए इसका मान, जहां इसका मान प्रारंभ होता है n बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक। कहाँ तक होता है इसका मान? अनंत तक होता है। जहां 1 के लिए हम लेते हैं k, 2 के लिए l, 3 के लिए m, 4 के लिए n। इस प्रकार भी हम कोश को परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन आजकल यहाँ पर 1, 2, 3, 4 के द्वारा ही कोश को यहाँ पर परिभाषित किया जाता है कि पहला कोश, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी को अपन सर्कल में भी बना सकते हैं परमाणु में यहाँ पर कि आपके पास ये क्या है बेटा? नाभिक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के बाहर आपके पास ये पहला कोश आ रहा है, ये दूसरा कोश आ गया बेटा यहाँ पर, ये तीसरा कोश आ गया। आई चीज समझ में यहाँ पर? इस प्रकार से इस परमाणु के बाहर की ओर
क्या आ रहे हैं बेटा? कोश। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा कोश हो गया, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे करके अनंत कोश परमाणु के अंतर्गत पाए जाते हैं। क्लियर बेटा? यहाँ पे हम बात करें यहाँ पर कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है बेटा? 2n स्क्वायर के बराबर होती है। अर्थात आपको ये बोले कि इस प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर n का मान कितना आएगा? 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 को 2 से गुणा किया तो बेटा कितना आया आपके पास? यहाँ पर 2, यानी प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ऐसे दूसरे कोश की बात करें यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। ऐसे तीसरे की बात करें तो 18, चौथे की बात करें तो यहाँ पर 32। आई चीज समझ में यहाँ पर कि प्रथम कोश में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32 इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक कि इस प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 18 होंगे, फिर 32 इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो मुख्य क्वांटम संख्या है, ये मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के आकार का निर्धारण करती है। मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के किसका निर्धारण करती है बेटा? आकार का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है बेटा? यहाँ पर परमाणु के आकार का निर्धारण करती है, जहां n का मान बढ़ने के साथ साथ, n का मान बढ़ने के साथ साथ आकार क्रमशः बढ़ता जाता है। आकार यहाँ पर क्रमशः बढ़ता जाता है। दिख भी रहा है आपको यहाँ पर कि पहला कोश हो तो इतना ही होगा, दूसरा आ गया तो इतना, तीसरा आ गया तो इतना, चौथा आया तो इतना। धीरे धीरे कोश बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर आकार में क्या होती जाती है बेटा? वृद्धि होती जाती है। साथ ही देखिए यहाँ पर हम बोर के जो अभिग्रहित पढ़े थे, उन्हीं से हम यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि किसी कोश की ऊर्जा कितनी होगी या किसी कोश की त्रिज्या कितनी होगी। जैसे ऊर्जा के लिए हम बोले यहाँ पर, तो किसी कोश की ऊर्जा, nवें कोश की ऊर्जा क्या होगी बेटा? -RH1/n², या फिर आप Z² ले लीजिए किसी भी परमाणु के लिए। RH/n², और किसमें बेटा? आपके यहाँ पर जूल में। क्लियर है? n² का मान बढ़ेगा, यानी n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे माइनस में वैल्यू क्या होगी? कम, यानी धनात्मक की ओर बढ़ेगी। यानी जैसे जैसे यहाँ पर कोश का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। जैसे आपने स्पेक्ट्रम में भी बनाया था कि n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर आपका 3 था। मैंने कहा था इधर से इधर जाने पर ऊर्जा का मान क्रमशः क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पर किसी nवें कोश की त्रिज्या का भी निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ पर Rn, nवें कोश की त्रिज्या क्या होगी आपके पास? a0.n²/z। इसमें बेटा यहाँ पर आपकी पिकोमीटर। यहाँ से हम त्रिज्या का भी क्या कर सकते हैं बेटा? निर्धारण कर सकते हैं। जैसे जैसे n बढ़ेगा, n² बढ़ेगा, तो त्रिज्या का मान भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा, जो यहाँ पर भी आपने स्पष्ट कर दिया है। तो
तो ये थी आपके पास क्या बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या। वापिस से देख लीजिए कि खोजकर्ता कौन है इसके, नील्स बोर, या इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा, स्मॉल एन के द्वारा। ये परमाणु में किसको बताती हैं बेटा, यहाँ पर कोश या ऊर्जा स्तर को, जहां इसका मान 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक होता है, जिसको पहले यहाँ पर KLMN नाम दिया जाता था। किसी कोश में यदि अपने को क्या पूछे बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वो कितने के बराबर होती है बेटा, 2n² के बराबर होती है। जैसे पहले कोश में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 18, चौथे में आपके 32। साथ ही यहाँ पर ये परमाणु में किसका निर्धारण करती है बेटा, आकार का निर्धारण करती है, कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे आकार भी क्रमशः बढ़ता जाता है। साथ ही ये किसी कोश की ऊर्जा व त्रिज्या का भी निर्धारण करती है। तो ये थी अपने पास यहाँ पर बेटा मुख्य क्वांटम संख्या। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, दूसरी क्वांटम संख्या है अपने पास यहाँ पर द्विगंशीय क्वांटम संख्या। दूसरी अपने पास है यहाँ पर बेटा द्विगंशीय क्वांटम संख्या। द्विगंशीय क्वांटम संख्या, देखिए बेटा द्विगंशीय क्वांटम संख्या क्या कहती है। यहाँ पर सबसे पहले बात करें हम इसकी खोजकर्ता की, तो द्विगंशीय क्वांटम संख्या के खोजकर्ता है बेटा सोमरफेल्ड। किसने खोज की थी द्विगंशीय क्वांटम संख्या की बेटा, सोमरफेल्ड। किसने की थी बेटा, सोमरफेल्ड ने। द्विगंशीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल l द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या को आपने स्मॉल n से प्रदर्शित किया, वैसे ही यहाँ पर द्विगंशीय क्वांटम संख्या को स्मॉल l के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये क्वांटम संख्या किसी कोश में उपकोश को या उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर ये क्वांटम संख्या किसी कोश में किसको प्रदर्शित करती है बेटा, उपकोश या उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है बेटा, उपकोश या उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। जहां किसी कोश के लिए L के मान, किसी कोश के लिए L के मान कोश N के बराबर होते हैं। किसके बराबर बेटा, N के बराबर होते हैं। जहां L का मान प्रारंभ होता है 0, 1, 2, 3 से। कहां से प्रारंभ होता है बेटा, 0, 1, 2, 3 से यहाँ पर प्रारंभ होता है। और मान किसके बराबर होंगे बेटा, यहाँ पर N के मान के बराबर। आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए जब L का मान अपने पास क्या होता है बेटा 0, तो उस उप ऊर्जा स्तर को नाम दिया जाता है बेटा यहाँ पर S उपकोश। क्या नाम दिया जाता है बेटा यहाँ पर, S उपकोश। ऐसे ही देखिए यहाँ पर अगर 1 हो तो उसे नाम दिया जाता है
पी उपकोष, 2 हो तो उसे नाम दिया जाता है डी उपकोष, 3 हो तो उसे नाम दिया जाता है एफ उपकोष। यहाँ एस पी डी एफ जो वर्ड है यहाँ पर, ये क्वांटम यांत्रिकी में कुछ विशेष शब्द जो यहाँ पर प्रयोग में लिए जाते हैं उनके पहले पहले अक्षर होते हैं। जैसे एच यहाँ पर लिया जाता है शार्प से, इसे लिया जाता है बेटा शार्प से। पी यहाँ पर लिया जाता है प्रिंसिपल से, किससे लेते हैं? प्रिंसिपल से लेते हैं यानी सिद्धांत से लेते हैं। डी यहाँ पर लिया जाता है डिफ्यूज से, किससे लिया जाता है बेटा? डिफ्यूज से। और एफ यहाँ पर लिया जाता है फंडामेंटल से, किससे लेते हैं बेटा? फंडामेंटल से। यानी क्वांटम यांत्रिकी में ये वर्ड अपने पास काम में आते हैं और इन्हीं वर्डों से यहाँ पर उपकोष को नाम दिए जाते हैं एस पी डी एफ। आगे आवर्त सारणी में हम इन्हीं उपकोषों को ब्लॉक के रूप में पढ़ेंगे तत्वों का जब अपन वर्गीकरण करेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। क्लियर है बेटा? यहाँ पर देखिए उपकोष यहाँ पर, उपकोष यहाँ पर आकृति का क्या करता है बेटा? निर्धारण करता है। किसका बेटा? यहाँ पर आकृति का निर्धारण करता है। ये कहता है कि एस उपकोष की आकृति होती है गोलाकार। एस उपकोष की आकृति कैसी होती है बेटा? गोलाकार होती है। ऐसे ही पी उपकोष की आकृति होती है डंबलाकार। कैसी होती है? डंबलाकार। ऐसे डंबलाकार होती है। ऐसे ही यहाँ पर डी की आकृति होती है द्विडंबलाकार। 2 डंबल होंगे यहाँ पर, 1 और 2, इस प्रकार। और यहाँ पर एफ की आकृति होती है बेटा कॉम्प्लेक्स, जटिल होती है, जिसको यहाँ पर इस ब्लॉक बोर्ड पे बनाना संभव नहीं है। त्रिविम में यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर होती है, ब्लैक बोर्ड की स्टूडी में हम यहाँ पर फॉर्मेट नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ पर? अब आपसे पूछे कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो देखिए किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या L के मान के लिए होती है 2L प्लस 1, 2L प्लस 1। किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2L प्लस 1। जैसे S की हम बात करें तो S के लिए L का मान क्या हुआ? 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 को 2 से गुणा किया तो कितने आ गए? 2। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या S उपकोष में कितनी होगी बेटा? 2। ऐसे ही हम बात करें P के लिए मान कितना बेटा? 1, 2 1 प्लस 1 3 और 2 आपका कितना हो गया? 6। क्लियर है? यानी P उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अधिकतम 6। ऐसे ही D के लिए यहाँ पर 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10। ऐसे ही F के लिए यहाँ पर कितना होगा? 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14। यानी S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। P में कितने होंगे? 6। D में कितने होंगे? 10। F में कितने होंगे बेटा? 14। क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? चलिए, अब आपने ये कहा था कि किसी कोश के लिए L के मान किसके बराबर होते हैं बेटा? N के बराबर। उसी को हम आगे लेते हैं कि क्या मान यहाँ पर संभव है किसी N के मान के लिए। N के कौन कौन से मान होंगे यहाँ पर, कौन कौन से मान संभव है और उपकोष कौन कौन सा होगा।
देखिए बेटा, मैंने कहा n का मान कितना है, एक से ही प्रारंभ होता है, तो L के कितने मान संभव है, केवल एक मान संभव है n के मान के बराबर, यानी एक ही संभव है। और एक ही कौन सा स्टार्ट होगा बेटा, यहाँ पर 0, और 0 के लिए ऑफकोर्स कौन सा आता है बेटा, यहाँ पर s, कौन सा आता है s, और कौन से कोश में है, पहले में, तो इसको अपन क्या नाम देंगे, 1s। ऐसे ही देखिए, मैंने कहा कि यहाँ पर आपके पास n का मान कितना है, 2, तो L के कितने मान संभव है, 2, 2 कहाँ से, 0 और 1 से, तो आपने लिया 0 और 1। 0 के लिए ऑफकोर्स कौन सा होगा, s, 1 के लिए कौन सा होगा, p, क्योंकि ये दूसरे कोश में है इसलिए इसको 2s और इसको अपन क्या बोलेंगे, क्लियर है। ऐसे ही मैंने कहा कि n का मान कितना है बेटा, यहाँ पर 3 है, n का मान कितना है, 3 है, तो L के कितने मान संभव होंगे, 3 मान, कौन कौन सा बेटा, यहाँ पर 0, 1, 2, 0 के लिए वही s होगा, 1 के लिए p होगा, और 2 के लिए क्या होगा, d, क्योंकि ये तीसरा कोश है तो 3s बोलेंगे, 3p बोलेंगे, और क्या बोलेंगे बेटा, 3d। ऐसे ही कहा मैंने कि n का मान कितना है बेटा, यहाँ पर 4, कितना है, 4, तो L के 4 मान कौन से संभव होंगे, 1, 2 और 3, 1 वो 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए यहाँ D और 3 के लिए F। कोश कौन सा है, चौथा, तो हम लिखेंगे 4S, 4P, 4D, 4F। आई चीज समझ में, यहाँ पर इन्हीं से हम आगे किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर निर्धारित करेंगे। अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर कि क्या बेटा 2D संभव है, कि अपने पास क्या 2D उपकोश संभव है, क्वेश्चन आ रहा है कि क्या 2D यहाँ पर संभव है, तो आप क्या कहोगे, 2D में n का मान कितना है, 2, और जब n का मान 2 है तो 0 के कितने मान संभव होंगे, 2, 0 और 1, 0 के लिए क्या आता है s, और 1 के लिए क्या आता है p, यहाँ d तो आया ही नहीं, इसलिए यहाँ पर 2D संभव नहीं। ऐसे ही यहाँ 1p संभव नहीं है, यहाँ 3f संभव नहीं है। आई चीज समझ में, यहाँ पर, यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन भी पुटअप होता है। लास्ट देखिए यहाँ पर कि यहाँ जो आपके पास L है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या है, ये द्विगंशीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का भी निर्धारण करती है, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का भी क्या करती है बेटा, निर्धारण। कोणीय संवेग क्या था, mvr, और mvr होता है यहाँ h/2 अंडर रूट l, l प्लस 1। L की किसी मान के लिए उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, यानी कि किसी उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा, जो हम पढ़ रहे थे बोर के अभिग्रहित में, वही चीज है कि किसी उपकोश में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान कितना होगा। जैसे आपको पूछे यहाँ पर S उपकोश में, तो S के लिए यहाँ पर L का मान कितना होगा बेटा, 0, 0 में 1 ऐड किया तो 1 को 0 L से गुणा, यानी 0 से गुणा किया तो 0, 0 को इस टर्म से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, यानी S उपकोश के लिए यहाँ पर कोणीय संवेग का मान कितना होता है, 0। ऐसे ही बात करें हम P के लिए, यहाँ पर P उपकोश के लिए, P के लिए यहाँ मान कितना होगा बेटा, 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 का अंडर रूट कितना होता है बेटा आपके पास, यहाँ पर 2 गुणा 2, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से यहाँ पर अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास h/√2π। क्लियर है बेटा, यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर किसी उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। ये थी आपके पास कौन सी संख्या बेटा, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। आज के लिए ही इतना ही बेटा, केवल 2 क्वांटम संख्याएं आपको ध्यान से पढ़नी है, याद भी करनी है आप लोगों को यहाँ पर। साथ ही 3rd और 4th नंबर की क्वांटम संख्या अपन पढ़ेंगे कल, और साथ ही यहाँ पर इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा।